मैं एक दिन में 4 घंटे सोता था और बाकी समय मैं पढ़ाई करता था, लेकिन उसके बाद भी जो सफलता थी वो मुझसे कहीं ना कहीं दूर रह जाती थी। मुझे 2 साल लग गए और मैं लगातार 44 एग्जाम्स में फेल हुआ। फिर मुझे वो सारी बातें याद आने लगी जो टीचर ने मुझे कहा था कि ये इतना डफर है, पास नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने आप से एक चीज कही थी कि मुझे लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ देव है और मैं IRRS कैडर का एक ऑफिसर हूं। मैंने बैंक, SSC और LIC जैसे टोटल 8 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए और 120 से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड जीते, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शामिल हैं। ये सब सुनने में कितना आसान लगता है, पर यकीन मानिए ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस लड़के के लिए तो कहीं से भी आसान नहीं था जिसके बारे में उसके टीचर ने कभी पेरेंट्स को बुलाकर यह कहा हो कि यह पढ़ने में इतना बड़ा डफर है कि यह कभी पास नहीं हो सकता। और उस लड़के के लिए तो कहीं से भी आसान नहीं था जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, टोटल 44 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार फेल हुआ हो। पर इन सब के बावजूद मैं आज यहां पर जोश टॉक के मंच पर खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं, यही बताने के लिए मैं यहां आया हूं। तो अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूं तो वो शुरू होती है गोरखपुर शहर से, जहां पर मैं अपने मम्मी पापा और दीदी भैया के साथ रहकर पढ़ाई करता था। मेरे घर में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल था, तो मम्मी पापा भी यही चाहते थे कि जैसे मेरे भाई बहन पढ़ाई करते हैं मैं भी पढ़ाई कर सबका नाम रोशन करूं। पर मेरा क्या था, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं दिन भर खेला करता था और रात को आकर आसमान में तारे देखता था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे कभी किसी सब्जेक्ट्स में कम नंबर तो कभी किसी सब्जेक्ट में कम नंबर, और कभी कभी तो मैं लाइन पे आकर पास होता था। अब लाइन पे आकर पास होने का तो मतलब आप समझते ही होंगे। फिर एक इंसिडेंट मुझे याद है कि मेरा एडमिशन लिटिल फ्लावर स्कूल में कराया गया। वो मेरे एरिया का जाना माना स्कूल था, बहुत फेमस। पर वहां जाने के बाद भी मेरा हाल कुछ बदला नहीं, हाल वही था, डिब्बा गुल। अब मुझे कोचिंग भी कराई गई और मुझे घर पे भी पढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद भी कभी भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मैं फेल ही होता रहा। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे टीचर ने पेरेंट्स को मेरे बुलाया। तो मेरे पेरेंट्स जब वहां पे गए तो टीचर ने पूछा कि सिद्धार्थ आप ही का लड़का है? तो पेरेंट्स ने मेरे खुशी खुशी कहा हाँ। तो टीचर ने कहा कि इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आपका लड़के का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और ये इतना बड़ा डफर है कि ये कभी पास नहीं हो पाएगा। तो आप इसका एडमिशन कहीं और करा दीजिए, क्योंकि इसके वजह से हमारा भी नाम खराब होगा। वहां पे तो मम्मी पापा ने जैसे तैसे बात संभाल ली, पर उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट हुई और मेरी भी इंसल्ट हुई। तो उस इंसल्ट के बाद मेरे अंदर एक गुस्सा सा आ गया, एक ऐसा गुस्सा जिसके बारे में मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता था, किसी पे निकाल नहीं सकता था, पर वो आ गया था। अब जब गुस्सा आ गया था तो उसको निकालना तो पड़ता ही। तो मैंने वो गुस्सा निकाला अपनी पढ़ाई पे। अब मैं मेहनत करना शुरू कर दिया पढ़ाई में। पर होता क्या था कि जब मैं किताब खोलकर बैठता था तो मुझे उस टीचर की बात याद आती थी कि ये पढ़ाई में इतना बड़ा डफर है कि कभी पास नहीं हो सकता था। तो ये लाइन सोचने के बाद मेरी पढ़ाई और अच्छी हो जाती थी, क्योंकि मैं और मेहनत करता था। पर होता क्या है ना कि आप कितना भी गुस्सा कर लें, कितना भी अच्छा सोच लें, आपको मिलता उतना ही है जितनी आप मेहनत करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे इंटरमीडिएट में 77% नंबर आए, जो कि मेरे लिए बहुत थे, भले ही लोगों को थोड़ा कम लग रहा हो। और हमारे समय में जब मैं हाई स्कूल में था, सन 2008-9 की बात है, तो सोसाइटी में एक ट्रेंड चल रहा था कि या तो लोग इंजीनियरिंग करते थे या डॉक्टरी करते थे। तो मैंने साइंस ले ली, तो मैं भी इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गया, क्योंकि शायद उस समय कोई तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचता नहीं था, क्या उसको इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो सोच पाए। तो जब मैं बीटेक में एडमिशन लिया तो मुझे स्कॉलरशिप बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट बीटेक करने का मौका मिला, वो भी अपने ही शहर में। बीटेक में एडमिशन लेने के बाद
एक चीज मेरे माइंड में क्लियर हो गई कि सिर्फ बीटेक करने से तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। अब जब सिक्योरिटी की बात आती है हमारे देश में, तो गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले किसी के दिमाग में आएगी। पर अब मैं क्योंकि पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छा हो गया था, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी, लेकिन उसमें भी बेस्ट करनी थी, मतलब यूपीएससी। तो मैं सोचा कि मैं यूपीएससी करूंगा। उसका रीजन एक और यह भी था कि यूपीएससी में जब आप करते हो तो आपको ना सिर्फ जॉब सिक्योरिटी मिलती है, बट आपके पास वो चार्म होता है, वो पावर होती है, वो रेपुटेशन होती है और वो डेजिग्नेशन होती है। और क्योंकि मेरे स्कूल में मेरे सीनियर और मेरे टीचर वो मुझे गाइड करते थे और उनसे बात होती थी यूपीएससी के बारे में, तो मेरा मन यूपीएससी करने को हो गया और मैंने सपना बना लिया कि मैं एक ऑफिसर बनूंगा गवर्नमेंट में। बीटेक में खूब दिल लगाकर पढ़ाई की। मैंने अपने ब्रांच में टॉप किया और मुझे 2 बार गोल्ड मेडल भी मिले। पढ़ाई के साथ साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट को करिकुलर एक्टिविटीज में भी रहता था और मुझे अपने बैच में स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। पर मुझे ये कहीं ना कहीं पता था कि मुझे एग्जैक्ट करना क्या है और मैं उसी दिशा में जा रहा था। मैं तब यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के पेपर लगाता था और मेंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। सब कुछ मेरे लाइफ में बहुत अच्छा जा रहा था। फिर अचानक एक दिन क्या होता है कि जब मैं लिख रहा होता हूं तो मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगता है और पेन मेरे हाथ से छूट जाता है। ये सब देख के मैं बहुत घबरा गया। तो फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मुझे पता चला कि मुझे राइटर्स क्रैम्प है। राइटर्स क्रैम्प में क्या होता है कि आप अपने हाथ से सारा काम तो कर सकते हैं पर लिख नहीं सकते। यह सुनने के बाद मुझे बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि अगर मैं लिख ही नहीं सकता तो जो मेरा सपना था यूपीएससी क्लियर करने का, उस पे तो उसी वक्त पानी फिर गया। मैं घबरा गया बिल्कुल। लेकिन मैंने अपने आप से एक चीज कही कि अगर सपने मैंने देखे थे तो उसको पूरा करने के लिए मुझे ही मेहनत करनी होगी। और मेरे अंदर एक जिद सी आ गई कि भले मुझे दर्द होता था लिखने में, पर मैं लिखने की फिर भी कोशिश करता था। पहले मैं 5 मिनट तक लिख पाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैं 1 घंटे तक लिख पा रहा था। लेकिन यह भी काफी नहीं था कि आप यूपीएससी का एग्जाम दें और आप 1 घंटे से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हैं। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरा जो एम था वो हर समय घूमता रहता था। आपने वो कहानी तो सुनी होगी अर्जुन पांडव की, जिसमें वो ये कहता है कि उसको तोते की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको अपने अंदर वो आंख लानी है और अपने आप से ये कहना है कि जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती, आपको रुकना नहीं होगा। अभी मैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर ही नहीं पाया था कि तब तक मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हो जाता है और मेरा बड़ा भाई बाहर रहता था। अब मेरे सामने 2 जिम्मेदारियां थी, एक तो खुद को साबित करने की और दूसरा अपने पापा का ख्याल रखने की। क्योंकि लोगों को तो यह लग चुका था कि मेरे सपने पे पानी फिर गया है और मुझसे अब होगा नहीं। लेकिन मैंने अपने आप से एक चीज कही थी कि मुझे गिव अप नहीं करना है। जो भी मैं बेस्ट कर पाऊंगा मुझे वो करते रहना है। तो बीटेक का फाइनल ईयर जब आया तो मेरा कैंपस सिलेक्शन होता है टीसीएस और एचसीएल में। बट मैंने तो सपना देखा था कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। तो मैं फिर बाकी एग्जाम्स की तैयारी में लग गया, जैसे कि पीओ, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी। लेकिन किस्मत यहां भी मेरा अलग टेस्ट ले रही थी। मुझे 2 साल लग गए और मैं लगातार 44 एग्जाम्स में फेल हुआ। पीओ के इंटरव्यू में मेरे 81-72 मार्क्स आए, बट मैं ओवरऑल मेरिट में रह जाता था। और एक बार रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में मध्य प्रदेश में मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आया, पर वो वेटिंग कभी क्लियर ही नहीं हुई। तो ये 2 साल में आदमी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि मैं मेहनत तो कर रहा था बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और लोगों ने तो मुझसे थोड़ी दूरी बनाना भी शुरू कर दी। सोसाइटी का प्रेशर और सबसे ज्यादा प्रेशर खुद को साबित करने का। मैं एक दिन में 4 घंटे सोता था और बाकी समय मैं पढ़ाई करता था। लेकिन उसके बाद भी जो सफलता थी वो मुझसे कहीं ना कहीं दूर रह जाती थी। बट एक बात तो आपने सुनी होगी कि जब आप असफल होते हो उस दौरान अगर आप उम्मीद मत खो तो सफलता आपको मिलती ही मिलती है।
हो सकता है कि सफलता को आप तक आने में थोड़ा देर हो जाए, बट अगर आपने हिम्मत नहीं हारी है तो आपके पास सफलता जरूर चल कर आएगी। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे 45वें एग्जाम में, जो कि LIC था, वो मैंने क्लियर किया और मेरठ में असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन किया। और इसी दौरान मेरा सिलेक्शन SSC ग्रेजुएट लेवल में होता है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन करता हूँ गाजियाबाद में। वहाँ पे मैं 15 महीने काम किया और इसी दौरान मेरे बाकी एग्जाम्स भी निकले। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल उस समय आया जब इंडिया में IRRS ग्रुप B की 51 सीट्स आई और मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता है। एक पल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर मुझे वो सारी बातें याद आने लगी जो टीचर ने मुझे कहा था कि ये इतना डफर है, पास नहीं हो सकता। जो लोगों ने मुझसे कहा था कि शायद अब इससे निकल नहीं पाएगा कोई भी एग्ज़ाम। मुझे वो सब कुछ याद आने लगा और ऐसा लगा कि मानो इस एक एग्ज़ाम ने सारे दाग धो दिए हों। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी एम है, अगर आप हार्ड वर्क करते हो उसके लिए, और स्मार्ट वर्क का क्या मतलब होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको हार्ड वर्क किस जगह करना है। तो अगर आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो और हिम्मत नहीं हारते हो तो ऐसी कोई भी एम नहीं है जो आप पा ना सको। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लोगों का काम है, वो कहेंगे, लेकिन अगर एम आपकी है तो ये लड़ाई भी आपकी है और आपको वो करके दिखाना है। और अगर आपको सीखने की कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। जहां से भी मिले आप सीखो और उसको फिर प्रैक्टिस करो। यही काम मैंने भी किया। मैं कभी भी घबराया नहीं कहीं सीखने में। और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि आपको अपने प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आप खुद के प्रति ईमानदार रहिए, अपनी सोच के प्रति ईमानदार रहिए। और एक लाइन आपने सुनी होगी कि सक्सेस हैज मैनी फादर बट फेलियर इज एन ऑर्फन। तो एक बार की बात है कि मेरी दीदी की शादी थी और शादी पड़ी थी मध्य प्रदेश से, और उसी दिन मेरा एग्जाम था लखनऊ में। तो मैंने क्या किया, शादी छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे अपने सपने के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। और आज जब मेरा सपना पूरा हुआ तो आज भी मेरे पास वो सारे लोग हैं। तो आप लगन के साथ मेहनत करते जाइए, सफलता आपको मिलेगी। और ये जो हार जीत है वो लगी रहती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो ये एक बस पहलू है, और इस दौरान अगर आपने खुद को संभालना सीख लिया है तो फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये फेलियर्स बस एक पार्ट होते हैं, रिजल्ट मैटर करता है लास्ट में। और अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।